वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप यू गाइस आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लेक्चर्स को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जिनको बायोलॉजी क्लास की ज़रूरत है या फिर बायोलॉजी नोट्स की ज़रूरत है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलते हैं लेक्चर की ओर। और आज हम सिर्फ एक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ एक, बट काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये है बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम हैंडल पे अपने नोट्स को डालते रहता हूँ, तो आप वहाँ से जाके नोट्स ले सकते हैं और मैं अपने टेलीग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जैसा कि मैंने बताया कि आज सिर्फ आपको मैं एक ही डिज़ीज़ के बारे में पढ़ाऊँगा, सिर्फ मलेरिया के बारे में। वो इसलिए क्योंकि ये है एक तो इम्पॉर्टेंट, दूसरा चीज़ ये है कि इससे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव, और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड मेडिसिन्स हैं, दवाएं हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आज मैं इन्हीं सारे चीज़ों को कवर करूँगा, इसी वजह से मैं सिर्फ एक ही लेक्चर आज आपको पढ़ा सकूँगा। ठीक है। तो देखिए मलेरिया क्या होता है। मलेरिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है ना, इसे जान जा सकती है। और मलेरिया का अभी तक कोई भी टीका भी नहीं बना है कि अगर कोई टीका ले ले, है ना, वैक्सीन, तो उसको आगे चल के मलेरिया ना हो। तो ऐसी भी बात नहीं है, तो टीका भी नहीं बनी है और एक तरीके से जानलेवा बीमारी है। और अगर हमारे पास थोड़ी सी जागरूकता हो, अवेयरनेस होगी, तो हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। ठीक है। तो पढ़ते हैं बीमारी के बारे में। मलेरिया कारक क्या है इसका? कारक है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है ना। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ है। और इसकी 4 जातियां होती हैं। जो प्लाज्मोडियम है, इसकी 4 जातियां होती हैं, जिससे अलग अलग प्रकार का मलेरिया हो सकता है। हमको पता ही समझ में पहली लाइन। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि मलेरिया के कारक का नाम बताइए, तो प्लाज्मोडियम, और ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ठीक है। ये भी कभी कोई पूछता है कि निम्नलिखित में से किस कारण की वजह से मलेरिया होती है, तो नीचे लिखा आता है जीवाणु, वायरस, है ना, जीवाणु, जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटोजोआ पे क्लिक करेंगे। और अगर पूरा नाम ही दे दिया प्लाज्मोडियम का, तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो प्लाज्मोडियम की कितनी जातियां हैं? 4 जातियां हैं जिससे हमें मलेरिया हो सकता है। पहला क्या है? पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नाम आप याद रखेंगे। आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो आप इसका हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिखने से कोई परेशानी नहीं है। तो प्लाज्मोडियम की पहली जाति है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इससे कौन से प्रकार का मलेरिया होता है? बिनाइन टर्शियन ज्वर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें मैं जो भी आपको बताऊंगा प्लाज्मोडियम के बारे में, उससे ये बुखार का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो मलेरिया होता है, जो बुखार होता है, उसका नाम क्या है? बिनाइन टर्शियन ज्वर, यानी फीवर। और ये बुखार का समय क्या होता है? 48 घंटे, यानी कि हर 48 घंटे के बाद बुखार आ जाता है अगर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया हुआ है तो। सेकेंड प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इससे जो बुखार होता है उसे हम कहते हैं क्वार्टन ज्वर, और ये हमेशा 72 घंटे के बाद बुखार रिपीट करता है। पता ही समझ में। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो ज्वर होता है, जो फीवर होता है, उसको हम कहते हैं बिनाइन टर्शियन। प्लाज्मोडियम मलेरियाई से जो होता है उसको हम कहते हैं क्वार्टन ज्वर। और दोनों में अंतर यह है कि इसमें बुखार 48 घंटे के बाद और इसमें बुखार 72 घंटे के बाद आ जाता है। तीसरी प्लाज्मोडियम की जाति है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, इससे जो मलेरिया होता है उसको कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है। मैलिग्नेंट मलेरियाई या फिर मलेरिया। और बुखार का समय क्या होता है? 24 से 48 घंटे में कभी भी बुखार आ जाता है या फिर रिपीट करता है। ठीक है।
तो ये है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। फिर है प्लाज्मोडियम ओवेले। प्लाज्मोडियम ओवेले से माइल्ड टर्शियन ज्वर होता है और बुखार का समय 48 घंटे के बाद। तो बात आई समझ में। तो ये थी प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ जिससे हमें बुखार होता है और काफ़ी घातक बुखार होता है। तो इसमें आपको फीवर के नाम याद रखने बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आपको फीवर का नाम बताया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखेंगे। उसके बाद संक्रमण का माध्यम क्या है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं। तो आपको भी पता होगा, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। यानी कि जो ये एनोफिलीज मच्छर है इसकी फीमेल वर्जन, मेल नहीं फीमेल काटती है तो संक्रमण फैलता है। इसलिए हमें मच्छरों से बच के रहना चाहिए। देखो, आप मच्छरों को तो पहचानते नहीं हैं, है ना, कौन एडीज मच्छर है, कौन एनाफिलीज मच्छर है, या फिर कौन अलग अलग जातियों के मच्छर हैं। तो आप एक काम करो, मच्छरों से बच के रहो। सेकंड है लक्षण। क्या लक्षण है मलेरिया के। तो ये जो मलेरिया के लक्षण है ना वो 3 चरण में दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब 3 स्टेप्स में मलेरिया के लक्षण कवर किए जाते हैं। पहला क्या होगा, जब किसी को मलेरिया होगा तो पहले उसको ठंडी अवस्था आएगी, मतलब उसको ठंड लगेगी। ठंड के साथ उसको बुखार आएगा, यानी कि उसका शरीर थोड़ा गर्म होगा और तब जाकर उसको पसीने आएंगे। ठीक है, तो अगर कभी भी ये 3 अवस्था दिखाई दे, ठंड के साथ बुखार आना, फिर पसीना आना, फिर बुखार आना, फिर पसीना आना, तो और साथ ही साथ जो नॉर्मल लक्षण होते हैं, उल्टी, पेट दर्द, सिर दर्द, मिचली आना, ये सभी तो इसमें होंगे ही, वो सब नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ये 3 अवस्थाएं दिखाई देंगी। और इसके अलावा जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो खून में आरबीसी की भी कमी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये हो गया लक्षण और संक्रमण के माध्यम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने की वजह से फैलता है। तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से फैलता है। और फिर लक्षण ये है, लक्षण मैंने काफ़ी शॉर्टकट में यहाँ पे क्लियर कर दिया है क्योंकि आपको टेंशन ना हो ज़्यादा। देखो, जो रोग के लक्षण होते हैं, अगर आपको सिंपल सी सर्दी जुकाम है ना तो भी आपके सिर दर्द करेंगे। हल्का सा बुखार उसमें आ ही जाता है। ठीक है, तो यही बात है। बाकी जो मेन यहाँ पे लक्षण है मैंने वही दिखाए हैं। सिंपल पेट दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, हल्का सा बुखार आना, ये तो किसी भी बीमारी में हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं रोकथाम। हम इसे रोक कैसे सकते हैं। देखो, सबसे पहले काम करना है कि मच्छरों की वृद्धि को रोको। अगर मच्छरों की वृद्धि रुके रहेंगे तो मलेरिया नहीं फैलेगी। उसके बाद घर के अगर आसपास जल जमाव होता है या फिर जंगल है तो डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। जलाशयों में मच्छरों के विकास को रोकने के लिए गैम्बूशिया, ट्राउट, इन जातियों के बत्तखों को पालना चाहिए। अगर आपके आसपास तालाब है ना, पॉन्ड है, तो उन पॉन्ड्स में गैम्बूशिया या फिर ट्राउट बत्तखों को पाला जा सकता है क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा को खा जाते हैं। उसके बाद मलेरिया के इलाज के लिए जो काफ़ी फेमस दवा है कुनैन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिनकोना पौधे के छाल से बनता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो अभी याद रखिए कि मलेरिया के लिए सबसे फेमस दवा क्या है, कुनैन। और ये किस पौधे से बनता है, सिनकोना के पौधे के छाल से बनता है। इसी प्रकार कुछ और भी मेडिसिन हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, बेसोक्विन, क्लोरोक्विन, पेंटोक्विन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप एक नाम सुने होंगे कोरोना के लिए जो आजकल दवाई दी जा रही है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो उसमें क्लोरोक्विन नामक आ रहा है ना बात, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो ये जो कोविड-19 के लिए जो दवाएं दी जा रही हैं वो मलेरिया में इस्तेमाल होती हैं। इसी वजह से थोड़ा से कोरोना के इलाज में उससे मदद मिल रही है। तो ये हो गया टोटल मलेरिया के बारे में। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं, आगे एक और टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर जाने से पहले एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया का कारक है प्लाज्मोडियम। ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और इस प्लाज्मोडियम की 4 जातियाँ होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेले। इन चारों से अलग अलग प्रकार की बुखार होती है जो आपको याद रखना है। प्लाज्मोडियम
वाइवेक्स से बिनाइन टर्शियन ज्वर, प्लाज्मोडियम मलेरियाई से क्वार्टन ज्वर, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मैलिग्नेंट मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवेले से माइल्ड टर्शियन ज्वर होता है। बुखार का समय भी यहाँ पे नोटेड डाउन है, आपको याद रखना है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो अगर मलेरिया है उसमें 48 घंटे के बाद बुखार आता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई में 72 घंटे के बाद। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में 24 या 48 घंटे में कभी भी बुखार आ जाता है। और प्लाज्मोडियम ओवेले से 48 घंटे के बाद बुखार आता है। और ये प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से। फिर इसका लक्षण क्या होता है? लक्षण 3 चरणों में आपको देखने को मिलेंगे। ठंडी अवस्था, उष्मावस्था और फिर पसीने की अवस्था। ठंड के साथ बुखार आएगी, ठीक है, फिर शरीर गर्म होगा, फिर पसीना आना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ आरबीसी की कमी भी हो जाएगी। रोकथाम के लिए आपको मैंने बता ही दिया, मच्छरों की वृद्धि को रोकना चाहिए, आसपास जल जमाव नहीं होने देना चाहिए, डीडीटी का छिड़काव करते रहना चाहिए। अगर तालाब है ना, अगर तालाब है तो उसमें ये गैम्बूसिया और ट्राउट बत्तखों को पालना चाहिए, क्योंकि मच्छरों के अंडे को या फिर लार्वा को खा जाते हैं। और अगर इलाज चाहिए तो क्विनाइन की दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिनकोना के पौधे से बनाया जाता है। साथ ही साथ और भी जो दवा है जो मानव ने बनाए हैं, बेसोक्विन, क्लोरोक्विन और पेंटोक्विन। एक और दवा है आर्टीथर, ठीक है, इस दवा का उपयोग भी मलेरिया में किया जाता है। अब आते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर। ये जो प्लाज्मोडियम है शरीर में प्रवेश करता है तो इसका जीवन चक्र क्या होता है? इसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इस मामले में है क्योंकि इसके बारे में साइंटिस्टों ने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली है, ठीक है। और साथ ही साथ जानकारी इकट्ठा होने के साथ ही साथ इसकी जो जीवन चक्र के बारे में अगर हम समझ जाते हैं तो इससे हम बच भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने, नाम सुने होंगे आप, रोनाल्ड रॉस ने ही बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है और ये मच्छर के काटने की वजह से होता है। मच्छर काटते हैं तो शरीर में प्लाज्मोडियम फैल जाता है, ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा बताया गया। खैर चलते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की तरफ। और प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट क्या है? देखो, होस्ट वह चीज़ है जिसमें प्लाज्मोडियम रहते हैं। जैसे एक होता है मच्छर और एक होता है मनुष्य, तो 2 होस्ट हो गए, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा होता है। आपको पता है कि मच्छर काटता है स्वस्थ मनुष्य को, तब जाकर प्लाज्मोडियम उसके शरीर में प्रवेश करता है। तो पहला जो होस्ट हुआ वो हुआ मानव और दूसरा होस्ट हुआ मच्छर, ठीक है। तो होस्ट किसे कहते हैं? जिसके शरीर में कोई भी जीवाणु रहने लगता है उसी को कहते हैं होस्ट। तो प्लाज्मोडियम को जीने के लिए 2 होस्टों की आवश्यकता होती है, एक मनुष्य के शरीर की और दूसरा मच्छर की। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा होता है। प्रथम होस्ट मनुष्य और दूसरा होस्ट मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर ही प्लाज्मोडियम को अस्वस्थ मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में पहुंचाने का कार्य करती है, इसलिए इसे मलेरिया का वाहक भी कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम को एक अस्वस्थ मानव से स्वस्थ मानव पहुंचाने का काम कौन करती है? मादा एनोफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम की अवस्था, यानी कि प्लाज्मोडियम की वह अवस्था जो संक्रमित करता है उसे हम कहते हैं स्पोरोजोइट, ठीक है। मतलब देखो, प्लाज्मोडियम की कई सारी अवस्थाएं होती हैं। जैसे हम लोग की अवस्था होती है, एक बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था होता है, फिर वृद्धावस्था होती है ना। हमारे शरीर की भी अवस्था होती है, पहले हम लोग जन्म लेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, बाल्यावस्था हुआ, उसके बाद से जब हम लोग 12 साल के हो जाएंगे तो किशोरावस्था, फिर उसके बाद हमारा उम्र बढ़ेगा, प्रौढ़ावस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से प्लाज्मोडियम के भी कई सारी अवस्थाएं होती हैं। उन्हीं अवस्थाओं में से एक अवस्था स्पोरोजोइट, और जब प्लाज्मोडियम इस अवस्था में पहुंचता है ना, तो ही हम लोगों को वो बीमार कर सकता है, स्पोरोजोइट। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था हमें संक्रमित कर सकती है, तो आप नाम लेंगे स्पोरोजोइट का। फिर देखिए, स्पोरोजोइट्स मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में पाए जाते हैं, ठीक है, लार में पाए जाते हैं। और ये लार में जाते कैसे हैं? ये जाते हैं मनुष्यों के शरीर से, है ना।
जब आगे मैं जीवन चक्र के बारे में बताऊंगा। फिर देखिए इसका आकार हाशिए के आकार का होता है। हाशिया मतलब आप लोग देखे होंगे धान काटने का जो हथियार होता है, औजार होता है, उसी के आकार का होता है स्पोरोजोइट। उसके बाद आगे देखते हैं, जब मादा एनोफिलीज मच्छर, कैसन यहाँ पर किसी है, ठीक है। तो जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित मनुष्य को काटती है, कोई भी एक मनुष्य संक्रमित है, उसको अगर मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगी तो उसके लार में स्पोरोजोइट चले जाते हैं। और जब यही मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उसके लार के माध्यम से स्पोरोजोइट स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एक अनहेल्दी आदमी है, मतलब इसको मलेरिया हुआ है, और यहाँ पर है एक स्वस्थ आदमी, हेल्दी आदमी है। एक मच्छर है, ये मच्छर पहले इसको काटेगा तो इसके लार में स्पोरोजोइट चले जाएंगे। फिर ये मच्छर जब इसको काटेगा तो स्पोरोजोइट इसके शरीर में चला जाएगा, तो अब ये भी मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चक्र के बारे में। देखो यहाँ पे दिखाया गया एक मच्छर एक इंसान को काट रहा है। तो जब एक मच्छर किसी व्यक्ति को काटेगा तो स्पोरोजोइट उसके शरीर में चला जाएगा। फिर ये स्पोरोजोइट रक्त के माध्यम से उसके लीवर में चला जाता है ना। जैसे अगर किसी व्यक्ति को एक मच्छर काट रहा है तो स्पोरोजोइट वो छोड़ देगा उसके खून में। अब वो खून के माध्यम से वो स्पोरोजोइट कहाँ चला आता है, लीवर में चलाएगा। देखो इसका आकार हाशिया के आकार का है, तो देखो यहाँ पे लीवर में ये स्पोरोजोइट पहुँच गया है तो लीवर में चलाएगा। और लीवर में ये क्या होगा, लीवर में होगा इसका अलैंगिक जनन, ठीक है। लीवर में ही इसका होगा अलैंगिक जनन। तो ये भी एक चीज़ पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम मच्छर के शरीर में कौन सा जनन करता है, तो वहाँ पर करता है लैंगिक जनन। मच्छर के शरीर में ये लैंगिक जनन करेगा और मनुष्य के शरीर में अलैंगिक जनन करेगा, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। तो पहले मच्छर ने काटा, काटने के बाद स्पोरोजोइट छोड़ा और स्पोरोजोइट कहाँ चला आया, लीवर में चला आया। फिर लीवर में वो क्या होंगे, देखो ये स्पोरोजोइट का यहाँ पर टोटल चक्र दिखाया गया है, वो कैसे कैसे बड़े होते हैं, टूटते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द पैरासाइटिक रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन लीवर सेल्स बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। मतलब यहाँ पर वो क्या होते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, उसके बाद वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर बर्स्ट आउट हो जाते हैं। मतलब वो उसकी जो थैली होती है वो टूट जाती है और पूरी चारों तरफ फैल जाते हैं वो ब्लड सेल में। पूरा पहले तो लीवर में पहुँचे, लीवर में जाने के बाद वहाँ पे वो अलैंगिक जनन करेंगे, अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, उसके बाद वो फिर चारों तरफ खून में फैल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, फैलने के बाद पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज्ड पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। मतलब क्या हुआ कि जो स्पोरोजोइट्स जो अपने संख्या में वृद्धि कर लिए हैं वो आरबीसी में जाते हैं और आरबीसी को संक्रमित करेंगे। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, आरबीसी को संक्रमित करेंगे और संक्रमित करने के बाद बुखार का एक चक्र चलेगा, शरीर में बुखार का एक चक्र चलेगा। इसी वजह से और भी कई सारे लक्षण दिखने लगेंगे, पसीना आना, ठंड लगना, मैंने बताया ना। तो ये सभी लक्षण दिखने लगेंगे रेड ब्लड सेल में आने के बाद। और फिर वो जो रेड ब्लड सेल संक्रमित हो गया है वो दूसरे रेड ब्लड सेल को संक्रमित करेगा, फिर ये तीसरे रेड ब्लड सेल को संक्रमित करेगा। इसी प्रकार से चक्र चलते ही रहता है। फिर ये यहाँ से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, सेक्सुअल स्टेजेस आ जाता है। यानी कि अब तो अलैंगिक जनन तो खत्म हो गया मानव में, अब उसका होगा लैंगिक जनन। सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट्स डेवलप इन रेड ब्लड सेल। यानी कि जब अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन के बाद उनकी संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ने के बाद वो अ, लाल रक्त कण को संक्रमित करते हैं और फिर वहीं पे ये फीमेल और मेल गैमेट बना लेते हैं। मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक बना लेते हैं। जैसे जनन करने के लिए, लैंगिक जनन करने के लिए क्या चाहिए, दो युग्मक चाहिए, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक चाहिए। तो ये रेड ब्लड सेल में ही बना लेते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम लैंगिक जनन करने के लिए युग्मक कहाँ बनाते हैं, तो आप बताएंगे आरबीसी में बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर अब जब कोई मच्छर आके काटेगा, उसी
अब अस्वस्थ मनुष्य को जब कोई मच्छर काटेगा तो अब ये स्पोरोजॉइट जो है उस मच्छर में चला जाएगा। देखो यहाँ पे दिखाया गया, मच्छर में चला जाएगा। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विथ ब्लड मील, यानी कि जब वो खून को चूसेगी तो स्पोरोजॉइट भी उसके शरीर में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कि ये हेल्दी आदमी है, स्वस्थ मानव को मच्छर ने काटा, स्पोरोजॉइट उसके शरीर में छोड़ दिया और लीवर में गया। लीवर में जाने के बाद अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाई, संख्या बढ़ाने के बाद आरबीसी को ग्रसित किया, आरबीसी में फिर वो युग्मक बनाया, युग्मक बनाने के बाद अब तो वो मलेरिया से ग्रसित हो गया है व्यक्ति। अब जब कोई भी एक मच्छर आके उसको फिर से काटता है तो उस मच्छर के शरीर में स्पोरोजॉइट चले जाएंगे, क्योंकि जब वो खून चूसेगा तो स्पोरोजॉइट उसके शरीर में चला जाएगा। अब वहाँ पर होगा लैंगिक जनन, यानी कि अंडाणु शुक्राणु से मिलेंगे और फिर क्या होगा, फिर उसी के शरीर में अब ये स्पोरोजॉइट, फिर प्लाज्मोडियम का पूरा नया जनसंख्या पैदा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट्स एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड्स, मतलब मच्छर के लार या फिर उसके आंत में चले जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और फिर जब ये मच्छर किसी को काटेगा तो फिर यही सब होगा, लीवर में जाएगा, संख्या बढ़ाएगा, आरबीसी को ग्रसित करेगा, मलेरिया करेगा, फिर उसको कोई मच्छर काटेगा। तो इस टाइप से चक्कर चलते ही रहता है। इसी वजह से इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको लेक्चर समझ में आ गए होंगे। तो इसी वजह से मैंने आज सिर्फ एक ही लेक्चर को कंप्लीट किया, मलेरिया का ही कंप्लीट किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एड्स के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में फेमस क्वेश्चन है, इससे काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।